आज इलेक्ट्रोस्टैट के थर्ड लेक्चर में हम लोग आए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको डील किया था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसमें दो कंटेंट आपको डील किए थे। एक था एडिटिविटी ऑफ चार्ज, है ना, जिसमें हमने कहा था कि अगर किसी सिस्टम के अंदर देयर आर नंबर ऑफ चार्जेस आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उस सिस्टम का अगर टोटल चार्ज कैलकुलेट करना हो तो सारे चार्जेस का अलजेब्रिक सम कैलकुलेट कर दीजिएगा। अलजेब्रिक सम वही सिस्टम का टोटल चार्ज हो जाएगा। और उसी की बुनियाद पर हम लोगों ने ये प्रूफ भी किया था कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी सेम होती है। यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल होता है, और एल्जेब्रिकली अगर सम किया जाएगा तो नेट चार्ज का वैल्यू 0 के बराबर होगा। क्लियर है। दूसरा प्रॉपर्टी मैंने ये डिस्कस किया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। क्वांटाइजेशन मैंने ये कहा था कि जब भी किसी बॉडी पर चार्ज डेवलप करेगा तो वो चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपुल होगा। इन यहां पर इंटीजर है, इन यहां पे इंटीजर है, इंटीग्रल मल्टीपुल होगा एलिमेंट्री चार्ज का, यानी Q बराबर एनी, Q बराबर एनी। और आपको दो फॉर्मूला भी बताए थे कि अगर किसी बॉडी ने इन इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इन इलेक्ट्रॉन को लूज करने से उसमें प्रोटॉन की क्वांटिटी बढ़ गई होगी, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, तो Q बराबर हो जाएगा प्लस एनी। और अगर उसी बॉडी ने इन इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो उसके अंदर अब इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ गई प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में, तो अब उस पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा और Q का वैल्यू होगा माइनस एनी। और इस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने अपने वीडियो में बनाया था। क्लियर है आपके सामने। आज भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। आज जिस प्रॉपर्टी को हम लोग डील करेंगे वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हेडिंग लिखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये बहुत आगे तक काम आएगा आपको। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए, इसको समझने से पहले एक चीज समझिए कि जैसे कोई दो चीज को हमने रब किया, कोई दो चीज को हमने रब किया, तो एक ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज आया और दूसरे ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज आया, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। जैसे मान लीजिए आपने दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे पर रब किया, तो एक पे मान लीजिए प्लस कूलम चार्ज आ गया और एक पर मान लीजिए -5 कूलम का चार्ज आया। क्लियर है। हुआ क्या, रबिंग के दौरान एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दूसरे ऑब्जेक्ट में हुआ होगा, है ना। एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दूसरे ऑब्जेक्ट में हुआ होगा, जिससे दोनों की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, है ना, वो भंग हो गई, है ना। जैसे मान लीजिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें आया, तो इसमें अब प्रोटॉन की क्वांटिटी बढ़ गई, यानी इम्बैलेंस आ गया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। और चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी अब प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में ज्यादा हो गई, तो इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। कहने का मतलब हुआ कि आपने चार्ज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया है, बल्कि चार्ज को आपने एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया है। बात फॉलो किए। इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय चार्ज। Charge can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one body to another. एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। देखिए, चार्ज कैन neither be created, charge can neither be created, charge can neither be created nor be destroyed, ना ही आप उसको क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, है ना। बट चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। चार्ज को आप ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, बट चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड। क्लियर है। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। क्लियर है।
हाँ, जैसे एग्जाम्पल आप मेंशन कर सकते हैं कि व्हेन वी रब एनी टू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स, क्लियर है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप ऑन बोथ द ऑब्जेक्ट्स, है ना। और ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दूसरे ऑब्जेक्ट में हुआ, क्लियर है। व्हेन वी रब any two neutral objects, क्लियर है, any two neutral objects, है ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप ऑन बोथ ऑब्जेक्ट्स, क्लियर है। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप ऑन बोथ ऑब्जेक्ट्स, क्लियर है ना। और ये ऐसा इसलिए हुआ ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन बोथ ऑफ देम। एक इम्बैलेंस बन गया क्योंकि एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे ऑब्जेक्ट में गया होगा, क्लियर है। तो एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, है ना। तो देखिए ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की मीनिंग हुई, है ना। इसको एक और वे में आप डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब अकेला कोई सिस्टम है जिसका इंटरेक्शन सराउंडिंग के साथ ना हो रहा हो, समझ गए बात को। एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, है ना। एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, क्लियर है। आइसोलेटेड मीन्स अकेला, लोनली, है ना, उसका इंटरेक्शन सराउंडिंग के साथ ना हो रहा हो, है ना। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। द टोटल चार्ज of an isolated system always remain constant, हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, क्लियर है। कांस्टेंट, सॉरी, ये इतना लैंग्वेज हम लोगों ने दिया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए, क्लियर है। इसको नोट डाउन कीजिए। कुछ प्रॉब्लम्स इस पर देखते हैं हम लोग, कुछ एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स देखते हैं। आइए देखिए, मान लीजिए एक रेडियो एक्टिव डीके देखते हैं, जब यूरेनियम न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल इमिट करता है, जब यूरेनियम न्यूक्लियस एक अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है। लेट अस कंसीडर a radioactive decay when uranium nucleus emits an alpha particle, चूंकि रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर फिनोमेना होता है, न्यूक्लियस ब्रेक करता है उसमें और फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन फॉलो करता है, क्लियर है। when uranium nucleus emits an alpha particle, आप जानते हैं हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम न्यूक्लियस। क्लियर है। आइए देखते हैं यूरेनियम, इसका मास नंबर 238 और एटॉमिक नंबर 92, क्लियर है। इसने इमिट किया अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4, और जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा वो थोरियम होगा, TH,
क्लियर है? इसका एटॉमिक नंबर 234 और मास नंबर इसका मास नंबर 234 और एटॉमिक नंबर 90। क्लियर है? देखते हैं कि क्या इस न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर है? आइए देखिए, तो रिएक्शन से पहले यूरेनियम है आपका, एटॉमिक नंबर देखिए 92 है ना, एटॉमिक नंबर 92 है। इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में 92 प्रोटॉन्स है, इसके न्यूक्लियस में 92 प्रोटॉन्स है। कोई दिक्कत? देखिए एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम इज इक्वल टू 92, दैट इज it contains 92 प्रोटॉन्स। 92 प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, यानी न्यूक्लियस में जो भी चार्ज है वो प्रोटॉन के वजह से है। और हम बताए थे कि एक प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ई होता है, तो 92 प्रोटॉन पे चार्ज 92 ई हो जाएगा। इसका मतलब चार्ज इन यूरेनियम न्यूक्लियस इज इक्वल टू एक प्रोटॉन पे प्लस ई, तो 92 प्रोटॉन पे 92 ई चार्ज हो जाएगा। तो इसको आप कह सकते हैं रिएक्शन से पहले का चार्ज। रिएक्शन से पहले का चार्ज। एक बात बोल सकते हैं, नेट चार्ज बिफोर रिएक्शन, नेट चार्ज बिफोर रिएक्शन, नेट चार्ज बिफोर रिएक्शन। कोई दिक्कत? अब आ जाइए रिएक्शन के बाद। देखिए थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 है ना, यानी देखिए थोरियम हैज एटॉमिक नंबर 90। इसका मतलब इसके अंदर 90 प्रोटॉन्स है, इसके अंदर 90 प्रोटॉन्स है। दैट इज इट कंटेन्स 90 प्रोटॉन्स और एक प्रोटॉन पे प्लस ई चार्ज। इसका मतलब थोरियम न्यूक्लियस में 90 इंटू ई पॉजिटिव चार्ज होगा, 90 इंटू ई पॉजिटिव चार्ज होगा। सो चार्ज इन थोरियम न्यूक्लियस चार्ज इन थोरियम न्यूक्लियस इज इक्वल टू 90 इंटू ई प्लस में होगा। लेकिन अभी प्रोडक्ट में अल्फा पार्टिकल भी है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर 2 है, तो उसके अंदर 2 प्रोटॉन है। चलिए देखिए, अल्फा पार्टिकल हैज 2 प्रोटॉन्स, दैट इज इट हैज चार्ज प्लस 2e, इट हैज चार्ज प्लस 2e, यानी 2e लिख सकते हैं। तो अब बताइए रिएक्शन के बाद नेट चार्ज कितना हो जाएगा? तो थोरियम में 90e चार्ज और अल्फा पार्टिकल में 2e चार्ज, तो रिएक्शन के बाद नेट चार्ज हो जाएगा 90e अब प्लस 2e, 90e प्लस 2e है ना। नेट चार्ज आफ्टर रिएक्शन, नेट चार्ज आफ्टर रिएक्शन, नेट चार्ज आफ्टर रिएक्शन बराबर 90e अब प्लस 2e और ये बराबर 92e। जरा गौर कर लीजिए, रिएक्शन से पहले टोटल चार्ज 92e और रिएक्शन के बाद टोटल चार्ज 92e। चार्ज कंजर्व्ड है कि नहीं है? चार्ज कंजर्व्ड है। क्लियर है? यानी प्रोसेस से पहले टोटल चार्ज इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर द प्रोसेस, है ना। नेट चार्ज बिफोर द प्रोसेस इज इक्वल टू नेट चार्ज आफ्टर द प्रोसेस। इट मीन्स की चार्ज इज कंजर्व्ड, इट मीन्स की चार्ज इज कंजर्व्ड। क्लियर है? नेट चार्ज बिफोर प्रोसेस is equal to the net charge is equal to net charge after process। और इसका सीधा सा मतलब है कि चार्ज आपका कंजर्व्ड है। चार्ज आपका क्या है? कंजर्व्ड है। दिस इंप्लाइज दैट चार्ज इज कंजर्व्ड। क्लियर?
चार्ज इज कंजर्व, है ना। आप इस तरह के एग्जाम्पल से आप एकदम वेरीफाई कर लिए कि चार्ज आपका कंजर्व है। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक आध सवाल और देखते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल। मान लीजिए कुछ वायर्स हम ले लेते हैं जो ओ जंक्शन पर मिल रहा है। एक और दो और ले लीजिए इस तरह से। ये मान लीजिए फर्स्ट वायर, ये सेकंड वायर, ये थर्ड वायर, ये मान लीजिए फोर्थ वायर, ये मान लीजिए फिफ्थ वायर और ये मान लीजिए सिक्स्थ वायर। क्लियर है? मान लीजिए इस पहले वायर में 10 कूलम का चार्ज ओ पर गया, ठीक है। इस सेकंड वायर में मान लीजिए 5 कूलम का चार्ज ओ पर गया। इस थर्ड वायर में मान लीजिए 20 कूलम का चार्ज ओ पर गया। इस फोर्थ वायर में मान लीजिए 3 कूलम का चार्ज ओ से अवे गया। इसमें मान लीजिए 10 कूलम का चार्ज ओ से अवे गया। क्लियर है? आपको पूछा जाए सिक्स्थ वायर में कितना चार्ज ओ से अवे जाएगा। क्लियर है? समझ लीजिए बात को। ये 1 2 3 4 5 6 वायर है जिसका जंक्शन ओ है, ऊपर सबमिट कर रहा है ना। फर्स्ट वायर में 10 कूलम का चार्ज ओ की तरफ गया है। सेकंड वायर में 5 कूलम का चार्ज ओ की तरफ गया है। थर्ड वायर में 20 कूलम का चार्ज ओ की तरफ गया है। और फोर्थ वायर में 3 कूलम का चार्ज ओ से अवे गया है। और फिफ्थ वायर में 10 कूलम का चार्ज ओ से अवे गया है। आपको निकालना है कि सिक्स्थ वायर में कितना चार्ज ओ से अवे जाएगा। समझ गया बात को? आप यहां पर कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट ऐसे लगा सकते हैं कि जितना चार्ज ओ पर आया, यानी टोटल इनकमिंग चार्ज एट ओ इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग चार्ज फ्रॉम ओ। जितना चार्ज ओ पे रीच किया उतना ही चार्ज ओ से अवे भी जाएगा। ये भी कंजर्वेशन का ही एक पहलू है। बात फॉलो किए? क्लियर है? तो देखिए आप अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ही ये एक एस्पेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल इनकमिंग चार्ज एट ओ, है ना, टोटल इनकमिंग चार्ज एट ओ, टोटल इनकमिंग चार्ज एट ओ, टोटल इनकमिंग चार्ज एट ओ इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग चार्ज फ्रॉम ओ, टोटल आउटगोइंग चार्ज फ्रॉम ओ, टोटल आउटगोइंग चार्ज फ्रॉम ओ। क्लियर है? टोटल आउटगोइंग चार्ज फ्रॉम ओ। बताइए ओ पर टोटल इनकमिंग चार्ज आपका कितना होगा? आप सारे इनकमिंग को पहले एलएचएस में ऐड कर दीजिए और सारे आउटगोइंग को आरएचएस में ऐड कर दीजिए। आइए, ये इनकमिंग 10 + 5 + 20, है ना, 10 + 5 + 20 ये इनकमिंग हो गया। आउटगोइंग में आइए 3 + 10 + x, ये बराबर 3 + 10 + x, ये इक्वेशन आ गया। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, पता चल जाएगा कि सिक्स्थ वायर में कितना कूलम चार्ज ओ से अवे गया है, ओ से अवे गया है। बात आई समझ में? इसका मतलब 20 10 30 5 35 35 कूलम बराबर 10 3 13 कूलम प्लस x। क्लियर है? और यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। x बराबर 35 - 13। क्लियर है? 5 में से 3 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 20 कूलम का चार्ज ओ से अवे जाएगा। क्लियर है? ये भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एक एस्पेक्ट है। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन और,
एक सिंपल सा क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल स्फीयर्स carry charge 10 coulomb and minus 20 coulomb initially. 10 coulomb and minus 20 coulomb initially. Clear है? They are touched and then separated. उनको टच कर दिए और फिर दोनों को क्या किए? सेपरेट कर दिए. They are touched and separated. क्लियर है? क्वेश्चन है, फाइंड दी फाइनल चार्जेस ऑन देम. उन पे फाइनल चार्जेस की वैल्यू क्या होगी? फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन देम. उन पे फाइनल चार्जेस की वैल्यू क्या होगी? क्लियर है? दो आइडेंटिकल स्फीयर है, एक पे चार्ज है 10 कूलम और एक पे चार्ज है -20 कूलम इनिशियली. अब दोनों को टच किए, अब दोनों स्फीयर आइडेंटिकल है. दिस मस्ट बी नोटेड, बोथ द स्फीयर्स आर आइडेंटिकल हियर. दोनों को टच किए और फिर दोनों को सेपरेट कर दिए. अब कहता है दोनों पर फाइनल चार्जेस की वैल्यू क्या होगी? देखिए, पहले बिफोर टचिंग, यानी प्रोसेस से पहले, बिफोर टचिंग देखिए, पहला स्फीयर, इस पे चार्ज है 10 कूलम का और ये दूसरा स्फीयर, इस पे चार्ज है -20 कूलम का. अब दोनों को टच करके फिर सेपरेट कर दिए. चूंकि दोनों आइडेंटिकल है, दोनों पे फाइनली अब इक्वल चार्ज आ जाएगा. इस पे भी मान लिया Q, इस पे भी मान लिया Q, है ना. चूंकि दोनों आइडेंटिकल है तो टच करने के बाद जब सेपरेट कीजिएगा तो दोनों पे इक्वल चार्ज अपीयर होगा. क्लियर है? तो लेट Q बी द फाइनल चार्जेस ऑन ईच ऑफ देम. क्लियर है? लेट Q be the final charges. Let Q be the final charges on each of them. Q be the final charges on each of them. है ना? दोनों पे on each of them, दोनों पे फाइनल चार्जेस की वैल्यू हमने Q मान लिया. और अब यहां पे कंजर्वेशन कैसे लगाएंगे? अभी आपने देखा है, प्रोसेस से पहले टोटल चार्ज, अब प्रोसेस के बाद टोटल चार्ज बराबर होगा. प्रोसेस से पहले टोटल चार्ज और प्रोसेस के बाद टोटल चार्ज दोनों की वैल्यू बराबर होगी. यानी नेट चार्ज बिफोर प्रोसेस इज इक्वल टू नेट चार्ज आफ्टर प्रोसेस. क्लियर है? नेट चार्ज आफ्टर प्रोसेस, है ना. प्रोसेस से पहले टोटल चार्ज और प्रोसेस के बाद का टोटल चार्ज दोनों आपस में बराबर होगा. दैट्स द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. यही तो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. आइए, तो नेट चार्ज बिफोर प्रोसेस, दोनों को ऐड, बिफोर प्रोसेस से पहले इन दोनों को एल्जेब्रिकली ऐड कीजिए, है ना. नेट चार्ज बिफोर प्रोसेस के लिए इन दोनों चार्ज को एल्जेब्रिकली ऐड कीजिए. किससे? एडिटिविटी ऑफ चार्ज से. किससे? एडिटिविटी ऑफ चार्ज से, यानी साइन को कंसीडर करते हुए. तो आइए, 10 प्लस -20 नेट चार्ज बिफोर प्रोसेस इज इक्वल टू नेट चार्ज आफ्टर प्रोसेस. तो Q प्लस Q, है ना. Q प्लस Q 10 -20 हो जाएगा ये, यानी -10, और ये बराबर 2Q, और यहां से Q का वैल्यू -10/2 यानी -5 कूलम, है ना. यानी टच करने के बाद दोनों पे अपीयर करेगा ईच पर 5 कूलम का चार्ज. क्लियर है? आफ्टर टचिंग on each of them 5 coulomb of charge will appear. 5 coulomb of charge will appear. 5 coulomb of charge will appear. 5 कूलम का चार्ज दोनों पर अपीयर करेगा. क्लियर है? तो दिस इज द कंप्लीट थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना. तो हम लोग अपने इस
ऐसे तो कहिए 2 ही लेक्चर, चूंकि पहला तो बिल्कुल इंट्रो था, तो इस 2 लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को डिस्कस किया, है ना। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, वो थोड़ा बड़ा लेक्चर भी होगा, कूलम्स लॉ और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, है ना। दैट इज वेरी प्रोडक्टिव। और कोशिश करेंगे अपने वीडियो में हम एससी वर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करना आपके सामने। क्लियर है? फिर आप वीडियो की हेल्प से अदर क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हैं। तो अगला वीडियो लेक्चर हमारा यानी कल कूलम्स लॉ और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स पे होगा। क्लियर है? इसको स्टडी कर लीजिए आप लोग, क्वांटाइजेशन भी रिवाइज कर लीजिए।